हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बेटा, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बिल्कुल आखिरी चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं, जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने क्या देखा? नर्वस सिस्टम को देखा। उसके पहले हमने जो है लोकोमोशन मूवमेंट को देखा, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखा, हमने जो है वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को देखा, हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखा, हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को देखा मिनट के। तो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के एनसीईआरटी पर बेस एक एक पॉइंट को बेटा समझते हुए हम जो है वो आगे बढ़े हैं और हम लास्ट चैप्टर में आ चुके हैं। ठीक है, देखते देखते देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो खत्म होने को आया है और आपको बेटा इसमें कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर नहीं आना है। ठीक है, जो रेगुलर बेस के कमांडो है ना बेटा, आपको तो बेटा जो है वो पूरा 360 आउट ऑफ 360 ही टारगेट करना है। ठीक है, टाइटन क्रैश कोर्स के बच्चों से मैं बोलूंगा बेटा, आप सिर्फ टाइटन क्रैश कोर्स को भी दिमाग में रखेंगे ना आप, तो यू विल स्कोर 320 प्लस मार्क्स के 320 से ऊपर नंबर आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको जो है वो थोड़ा सा अपने आपको मोमेंटम को बनाए रखना है, लगातार मेहनत करते रहना है और अपने ऊपर आपको यकीन रखना है। अपने ऊपर आपको यकीन रखना है कि तुम कहते थे कि वक्त बदलेगा, कि तुम कहते थे कि वक्त बदलेगा, कि तुम कहते थे कि सूर्य फिर उगेगा, और हम कहते हैं वक्त को बदलना पड़ेगा, सूर्य को भी उगना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट में फर्क है बेटा, दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। कि एक में हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा मेरे साथ, दूसरे में हम बात कर रहे हैं कि इसको होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको होना ही पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस का फर्क होता है बेटा, इसलिए वो दूसरा वाला कॉन्फिडेंस है ना कि वक्त को बदलना पड़ेगा, सूर्य को उगना भी पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है, चलिए तो बातें खत्म, काम चालू पूरे जोश के साथ। चलिए ठीक है, तो केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हम बेटा बात करते हैं। यहां पे हम देखते हैं, इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम में कि पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन कैसे होता है। हमें मालूम है नर्व कोऑर्डिनेशन जो है फास्ट होता है, परंतु वो शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है ना, कैसे नर्व इंपल्स जनरेट करती है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी बातें हम अच्छे से समझ चुके हैं हम। ठीक है ना, ठीक, जो नर्व फाइबर होते हैं बेटा, वो सभी सेल्स, बॉडी की सभी सेल तक नर्व फाइबर नहीं पहुंचते हैं और जो है सेलुलर फंक्शंस को जो है कंटिन्यूअसली रेगुलेट करना होता है। इसीलिए जो है एक स्पेशल टाइप के कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और ये फंक्शन करते हैं हार्मोन्स के, क्योंकि हर सेल तक नर्व फाइबर नहीं पहुंच सकते और हर सेल को रेगुलेट करना जरूरी होता है। तो देयर आर सर्टेन केमिकल्स जो कि टिश्यू फ्लूइड की तरह से डिफ्यूज होते हुए उन सेल तक पहुंच सके, क्योंकि हर सेल को न्यूट्रिशन मिलता है, हर सेल को नरिशमेंट मिलता है, हर सेल को बाहर से कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। तो हम उस तक जो है केमिकल पैकेट के थ्रू सूचनाएं भेज देते हैं और वो जो केमिकल्स जो इंफॉर्मेशन देते हैं और जो सेल को रेगुलेट करने में रोल प्ले करते हैं, वही हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हार्मोन के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, दोनों मिलकर जो है हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं और ये हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को जो है वो साथ लेकर चलते हैं। इसलिए इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं हम। ठीक है ना, तो चलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर और हार्मोन से बात करते हैं। देखो बेटा, ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट होती है, ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट होती है, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है बेटा? इनमें डक्ट होती है। दीज आर द डक्ट ग्लैंड्स विद डक्ट। ठीक है, जो डक्टलेस ग्लैंड होती है, जिनमें कि डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में जो है डक्ट नहीं होती है, ये अपने सिक्रीशन सीधा ब्लड में रिलीज करती है और ब्लड से ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। ठीक है ना, और ये केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो केमिकल होते हैं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं, उनको हम। ठीक है ना, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है और इनके सीक्रेशंस को हम हार्मोन कहते हैं बेटा। ठीक है, यदि हार्मोन को हमें डिफाइन करना हो तो हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि हार्मोन वे केमिकल होते हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती हैं। ये ब्लड में डायरेक्ट रिलीज किए जाते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और वहां जाकर अपना असर डालते हैं। लेकिन कुछ बातें हमको मालूम चली है कि देर में भी जो है वो हमेशा कहते हैं कि कुछ ऐसे भी केमिकल हैं जो प्रॉपरली एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकलते हैं, लेकिन तब भी वो जो है वो रेगुलेशन का काम करते हैं। जैसे आपको याद होगा रेनिन, RENIN, रेनिन हार्मोन कहां? किडनी से, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से निकलता है वो के,
है ना, ठीक है। ANF के एंटी नाइट्रियोटिक फैक्टर जो है वो कहां से निकलता है, वो आपके हार्ट से निकलता है। तो देयर में भी सर्टेन केमिकल्स, तो हम बात करते हैं, अभी हम इतना बोलेंगे कि केवल ग्लैंड से कन्फाइंड कर देना थोड़ा बेहतर नहीं था, हालांकि मोस्ट ऑफ द हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलते हैं। तो एक अच्छी टेक्निकल डेफिनेशन इसकी ये है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ऐसे केमिकल जिनसे हम एनर्जी नहीं निकाल सकते, जिनका हम कैलोरी बर्न करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनसे हम कैलोरी को नहीं निकाल सकते, जिनसे एनर्जी को नहीं निकाल सकते, जो न्यूट्रिशन में किसी काम के नहीं होते हैं, वो हार्मोन होते हैं कि ये इंटरसेलुलर मैसेज होता है, सेल टू सेल मैसेज लेके पहुंचाते हैं। मतलब देयर इज ए, हम कहते हैं एक हो गई अपनी, आप मैंने कहा आपसे ये एक एंडोक्राइन सेल हो गई, ये एंडोक्राइन सेल हो गया, या हम बोलते हैं कि ये एक प्रकार से हमने कहा सोर्स सेल, हमसे बोलते हैं सोर्स सेल बोलते हैं, या एंडोक्राइन सेल है। इसने केमिकल छोड़ा, इसने ये केमिकल ब्लड के थ्रू केमिकल आगे गया, और एक दूसरी सेल है उसके पास इस केमिकल के रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये केमिकल इसके रिसेप्टर से जाकर वो जुड़ गया अटके। तो हमने क्या कहा, हमने कहा इसे टारगेट सेल, ये है टारगेट ऑर्गन है या टारगेट सेल है जो के, तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन हुआ, इसलिए इंटरसेलुलर मैसेंजर बोल सकते हैं इसको। और बहुत थोड़ी मात्रा में हार्मोन निकलते हैं जो पूरी बॉडी को अफेक्ट जो है वो कर सकते हैं। क्लियर। तो नई डेफिनेशन में क्या होता है, हमने ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल हमने कंसीडर कर लिए हैं जो ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा भी निकलते हैं के। द न्यू डेफिनेशन कवर ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड के। तो मैंने कहा ना कई ऐसे जो बॉडी पार्ट्स हैं जहां से कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं, जैसे हम बात करते हैं, हम गैस्ट्रिन की बात करते हैं, स्टमक से ही निकलता है वो के, फिर हम रेनिन की बात करते हैं, किडनी से निकलता है वो के, देयर आर सर्टेन केमिकल्स, तो वो केमिकल्स को भी हमने यहां पर शामिल कर लिया होता है। इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो बड़े सिंपल टाइप के एंडोक्राइन सिस्टम होता है बेटा, केवल कुछ गिनती के हार्मोन होते हैं जो उनमें रोल प्ले करते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर चूंकि बॉडी जो है और ऑर्गेनाइज वे में होती है, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम अधिक इवॉल्व होता है। ठीक है, तो हम यहां पर बात करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की, बेटा बात करेंगे हमके। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में बेटा देखो, मैंने कहा ना आपसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग, क्या मैंने आपसे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू का हार्मोन स्पेलिंग ठीक करते हैं हम, हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज और सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम के। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या शामिल है बेटा, इसमें जो है आपके जो है आपका जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम में आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड तो शामिल है ही सही, पर जैसे मैंने आपसे कहा किडनी के अंदर क्या थी, किडनी के अंदर मैंने आपसे कहा था जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स थी, ठीक है, रेनिन निकालने के लिए, है ना, ठीक है। किडनी में से इरिथ्रोपोइटिन भी निकल रहा था आपसे, तो वो सभी सेल जो अलग अलग ऐसे और अलग अलग जगह बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है जो हार्मोन्स को रिलीज करती है, उनको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं हम, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, पीनियल बॉडी हुआ, थायराइड ग्लैंड हुआ, एड्रिनल ग्लैंड हुआ, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स। गोनाड्स में बात करें तो मतलब गोनाड्स का मतलब क्या होता है बेटा, गोनाड्स का मतलब होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में होते हैं टेस्टिस, फीमेल में होते हैं ओवरी, और ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं गैमीट बनाने के अलावा ये हार्मोन्स भी बनाते हैं। मेल हार्मोन जो है वो एंड्रोजन टेस्टिस से निकलता है, फीमेल हार्मोन जो है ईस्ट्रोजन जो है वो ओवरी से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी से निकलते हैं, ठीक है ना बेटा, है ना। फिर इसके अलावा हमने कहा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो हमने कहा कि कोलसिस्टोकाइनिन, पैंक्रोजाइमिन हो गया आपका, गैस्ट्रिन हो गया आपका, ठीक, ये भी तो केमिकल हार्मोन, ये कहां से, जीआईटी से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकल रहे होते हैं, लिवर से निकल रहे होते हैं, कुछ हार्मोन जो है वो किडनी से, हार्ट से, दूसरी जगह से भी हार्मोन्स बेटा रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, याद रखिएगा बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लिवर, पर लिवर इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, लिवर इज ए नॉर्मल एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड के। सबसे बड़ा बॉडी में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है थायराइड, थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन दी बॉडी, ठीक है ना, याद रख थायराइड के। और थायराइड के साथ ही एसोसिएटेड होता है पैराथायराइड, ध्यान रखिएगा। ऐसे कौन से ग्लैंड हैं जो आपको ब्रेन में देखने मिलते हैं, आपको जो है जो आपके इस ब्रेन वाले हिस्से में देखने मिलते हैं, तो आप देखते हो कि आपका हाइपोथैलेमस जो होता है, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस ही वो जगह है जहां से हमारा नर्वस सिस्टम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है। और इसके बाद आती है मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो बॉडी के सभी ग्लैंड पर जो है वो अपना कंट्रोल बनाए रखती है। और एक होती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड के जो आपकी सर्केडियन रिदम, दिन और रात में आपकी जो बॉडी की एक्टिविटी है उसको बैलेंस करती है, उठ के, क्लियर। तो ये क्या हो गई, तो आपके हो गए ये ब्रेन वाले हिस्से में देखिए आप, ठीक है।
फिर आपने क्या देखा, आपने कहा कि उसके बाद आपको गले में दिखाई पड़ा क्या, थायराइड और पैराथायराइड दिखाई पड़ा आपको। थायराइड ग्लैंड होती है और पैराथायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड का मेन कनेक्शन होता है मेटाबॉलिज्म के साथ में के। फिर जो आपकी थोरेक्स वाला हिस्सा है, थोरेसिस कैविटी, वहां पे आपको थाइमस दिखाई पड़ता है। थाइमस का संबंध होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम से। जन्म के समय थाइमस सबसे बड़ी होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस का साइज छोटा होता चला जाता है। फिर आप देख रहे हैं एब्डोमेन के अंदर आपको पेंक्रियास दिखाई पड़ रहा है। पेंक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकलता है जो ब्लड शुगर रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। फिर एड्रिनल ग्लैंड दिखाई पड़ती है किडनी के ऊपर के। रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड में के दो हिस्से होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला के। तो ये ग्लैंड जो है बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। फिर गोनाड्स में मैंने कहा फीमेल्स में ओवरी होता है, मेल में जो है वो टेस्टिस होता है। तो ये जो डायग्राम है बेटा लेवलिंग के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर लेवलिंग पर्पजेज। लेवलिंग के लिए बेटा एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, क्लियर, ठीक है। अब ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल इंड, अभी सभी क्या किए हम एक एक फंक्शन को बेटा हम देखते हुए चलते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस के बारे में, हम बात करते हैं के, ठीक है। थैलेमस के नीचे वाला हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस बेटा के। यू नो द थैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन फोरब्रेन एंड इट रेगुलेट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन के। याद रखिएगा हाइपोथैलेमस में जो है वो कई सारी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के होती है, कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन के। हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल होती है बेटा, मतलब ये वो नर्व होती है जिनके अंदर से जो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो केमिकल जो है आगे के एंडोक्राइन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं कि इन्हें जो है हम कहते हैं, तो ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल जो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं वो हाइपोथैलेमस में देखने मिलती हैं और इन्हें हम इन सेल्स को हम न्यूक्लियाई कहते हैं उनके। और ये हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन को, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को जो है वो रेगुलेट करते हैं और उसको कंट्रोल, उसके सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है। ग्रोथ हार्मोन निकलता है कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। लेकिन इस ग्रोथ हार्मोन को निकलने के लिए ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है, यानी ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीजिंग फैक्टर होता है वो कहां से निकलता है, वो हाइपोथैलेमस से निकलता है, ठीक है ना। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल जो होता है वो हाइपोथैलेमस के पास में होता है, ठीक है। However, the hormone produced by hypothalamus are of two type के। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन के। रिलीजिंग हार्मोन वो होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ावा देते हैं, और जबकि जो है बेटा इनहिबिटिंग हार्मोन वो होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को जो है वो कम कर देते हैं, विच इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कम कर देते हैं, वो होते हैं, ठीक है। तो इनहिबिटरी हार्मोन भी होते हैं बेटा और जो है वो प्रोमोटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है बेटा जिसका नाम है GnRH के, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के। ये क्या करता है बेटा, ये गोनाडोट्रोफिन को रिलीज होने में हेल्प करता है। गोनाडोट्रोफिन मतलब होता है आपके कि आपके FSH हुआ, आपका LH हुआ। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब होता है ल्यूटिजाइंग हार्मोन के। ये दोनों जो होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। तो इन हार्मोन्स को रेगुलेट करने वाला क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है GnRH। GnRH का फुल फॉर्म क्या होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोफिन को के रिलीज को कंट्रोल करता है। गोनाडोट्रोफिन बोले तो FSH और LH, ठीक है, क्लियर। जबकि सोमेटोस्टेटिन वो हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से निकलता है और ये ग्रोथ हार्मोन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने को रोकता है, एंड सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन को वो रोकता भी है बेटा, क्लियर। तो इसका मतलब हाइपोथैलेमिक हार्मोन इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी दोनों प्रकार का इफेक्ट जो है वो देते हैं। दिस हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ये हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में बनते हैं और वहां से ये कहां पहुंचते हैं, ये थ्रू द एक्सॉन आर रिलीज इनटू देयर नर्व एंडिंग से ये बाहर की तरफ रिलीज होते हैं, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ये अफेक्ट करते हैं। याद रखिए ये जो हार्मोन है ये निकलते हैं, ब्लड में आते हैं और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करते हैं। दिस हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखिएगा कि एक जो है हम कहते हैं कि एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं, ठीक। इसे हम सर्कल ऑफ विलीस कहते हैं, इसको सर्कल ऑफ
बिलीज भी कहते हैं इसको हम के। तो एक प्रकार का एक पोर्टल सिस्टम होता है, इसके थ्रू ये पहुंचते हैं के। पोर्टल सिस्टम होता है कैपिलरी टू कैपिलरी होता है जो। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस के। मतलब ये कि हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, हाइपोथैलेमस की जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से में डायरेक्ट आ जाती हैं। मतलब ये हार्मोन को ब्लड में रिलीज नहीं करेंगी, ये सीधा है हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन सीधे सीधे इंटर कर जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हिस्से में और वहां से वो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो एक्चुअली में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड केमिकल रिलीज करती है वो बनते कहां है, वो हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं वो। ठीक है, ठीक, देखिए ध्यान से, अब गौर से देखिए। आपको इस इमेज से, जो एनसीईआरटी का इमेज है, आपको इससे साफ साफ चीजें बेटा समझ में आएंगी। इमेज को बड़े ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। देखो बेटा, है ना, देख रहे हो, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं। ठीक है बेटा। पोर्टल सर्कुलेशन, सर्कल ऑफ बिलीज, जो कि हाइपोथैलेमस से लेके आता है ब्लड सप्लाई को पिट्यूटरी ग्लैंड पे। आप देखिए जो केमिकल, देखो ये क्या है, ये एंटर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। आप देखिए क्या एंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन गए अंदर? नहीं गए। एंटीरियर पिट्यूटरी में केवल जो है एक पोर्टल सर्कुलेशन, एक ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क पूरा वहां पहुंचा हुआ है, ब्लड सप्लाई पहुंची हुई है। तो जो हाइपोथैलेमस से केमिकल्स निकलते हैं उस ब्लड में आते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को वो अफेक्ट करते हैं। जबकि हाइपोथैलेमस के का जो न्यूरोसेक्रेटरी जो न्यूरॉन है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट गया हुआ है। देखो आप, डायरेक्ट गया हुआ है, देखिए डायरेक्ट ये न्यूरॉन प्रेजेंट है यहां पे। ठीक है ना। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन है बेसिकली वो हाइपोथैलेमस का सिक्रेशन ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात की हमने हाइपोथैलेमस के बारे में। अब बात करते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। बेटा हम बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ब्रेन में होती है। बेटा ब्रेन में जिस हिस्से में ये होती है, आपके ब्रेन में जो बोनी कैविटी जहां पर ये होती है, वो उसे हम सेला टर्सिका कहते हैं। स्कल का वो हिस्सा जो बोनी कैविटी जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसे सेला टर्सिका कहते हैं। और ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू जुड़ी होती है बेटा। के पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके दो हिस्से मेजरली हम देखते हैं। एक होता है आगे वाला हिस्सा, उसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है बेटा, यही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है बेटा, मतलब इसमें न्यूरॉन आया होता है, हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन आया होता है, इसी को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। हमके एडिनो हाइपोफाइसिस में जो है वो दो हिस्से होते हैं, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। यानी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें एडिनो हाइपोफाइसिस वहां पे दो हिस्से होते हैं, पार्स डिजिटलिस और पार्स इंटरमीडिएट। के आगे वाला हिस्सा पार्स डिजिटलिस है और बीच वाला हिस्सा उसका पार्स इंटरमीडिया होता है। ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं बेटा कि किस प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक, पास डिस्टलिस जो होता है ये वो रीजन होता है जिससे हम काइडे में जिसको हम वास्तविकता में इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। देखो अब इसका मतलब ये कि मैंने आपसे कहा एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि उसका मेजर हिस्सा जो होता है वो पार्स डिस्टलिस ही होता है बेटा। ठीक है, तो पार्स डिस्टलिस को हम सच्चे अर्थों में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, यहां से क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन निकलता है, ल्यूटिजाइंग हार्मोन निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। ल्यूटिजाइंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों के दोनों गोनाडोट्रोफिन कहलाते हैं बेटा। के एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड को आपको इनको इन्फ्लुएंस करता है और एड्रेनल ग्लैंड को जो है वो और हार्मोन रिलीज करने के लिए मोटिवेट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को मोटिवेट करता है थायरॉक्सिन के रिलीज करने के लिए। ठीक, फिर प्रोलैक्टिन जो होता है इट इज कनेक्टेड विद दी मिल्क प्रोडक्शन के। फिर फीमेल्स के अंदर फिर ग्रोथ हार्मोन आपकी लंबाई बढ़ाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मिडिल वाला हिस्सा होता है, मध्य वाला हिस्सा होता है, इससे केवल एक हार्मोन निकलता है, उसे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। और ये ऐसा मान लेते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो हम कहते हैं मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड है वो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हम ऐसा ही बोलते हैं। मनुष्य में हम मेडिकली ऐसे ही बोलते हैं कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वही एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि अलग से आपको दिखाई नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद द पार्स डिस्टलिस, मतलब पार्स इंटरमीडिया अलग से नहीं दिखाई पड़ता है, पास डिजिटल से वो मर्ज हो चुका होता है। ठीक है, फिर
जो पिछला हिस्सा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये जो है वो दो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है। इसके अंदर जो हार्मोन बनते हैं वो बेसिकली हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन ही उनको बनाता है। ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन होते हैं और वासोप्रेसिन होते हैं बेटा, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन होते हैं। एक्चुअली ये बनते हाइपोथैलेमस में ही है और ये जो है वो केवल पिछले हिस्से से रिलीज होते हुए हमको ये दिखाई पड़ते हैं। क्लियर? तो हार्मोन्स के नाम याद रखना आपको कि कौन सा हार्मोन कहां बनता है। क्लियर? तो आपको बेटा याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहां बनता है। तो ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन कहां बनते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं बेटा। जबकि जो है बाकी हार्मोन हमने कहा, ग्रोथ हार्मोन हुआ, प्रोलैक्टिन हुआ, गोनाडोट्रोफिन हुए, आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ, ये सब कहां बनते हैं? वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं। और जो पार्स इंटरमीडिया या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या बनता है बेटा? वो बनता है एमएसएच बनता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है। ठीक है, अब रही बात ग्रोथ हार्मोन की, तो यदि ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हो जाता है बेटा, यदि ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हो जाता है बाल्यकाल में के, ऐसा बोलते हैं हम कि छोटे यानी बचपन में जब आप बढ़ रहे होते हैं, आपकी लंबाई बढ़ रही होती है, उस समय यदि ग्रोथ हार्मोन अधिक रिलीज हो जाए तो उस समय होता है जाइनेटिज्म के, जाइनेटिज्म होता है यानी व्यक्ति विशाल कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ग्रेट खली को देखा होगा कि हमारे यहाँ में ना खली जो है वो जो WWE में भी जो है बॉक्सिंग क्या करते थे उठ के, तो खली जो है वो क्या है, ये सब ये जो असामान्य रूप से 7 फीट 8 फीट तक हाइट बड़ी होती है, ये सब असामान्य होता है। तो ये क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन उस समय बचपन में रिलीज होता है। तो उस समय क्या होता है, ओवर सिक्रेशन होता है, तो उससे जाइनेटिज्म होता है, मतलब भीमकाय व्यक्ति ने खूब लंबा चौड़ा व्यक्ति बन जाता है। लो सिक्रेशन होगा तो हाइट कम रह जाती है। अरे कई लोगों की हाइट कम होती है क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम रिलीज होता है ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड के। अब इंटरेस्टिंग बात ये, ध्यान से बेटा बात सुनो, यहां पे जो है क्वेश्चन एक एमसीक्यू बनता है, यदि ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन जो है वो बचपन में होता है, ग्रोइंग एज में होता है तो जाइनेटिज्म होता है। लेकिन यदि एडल्ट अवस्था में होता है, यानी एक बार आदमी की हाइट बढ़ गई है, एडल्ट अवस्था में होता है, तो जो बीमारी होती है उसे हम एक्रोमेगेली बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हाथ की उंगलियां बढ़ने लगती हैं, ठीक है, चेहरे की दाढ़ी बाहर बढ़ने लगती है, तो ऐसे, तो मतलब उसमें क्या होता है, उसमें जो है बॉडी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती है, तो वो एक्रोमेगेली कहलाती है बीमारी वो। ठीक है, देखिए एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स स्पेशली इन मिडिल एज, एडल्ट्स में मिडिल एज में अचानक से यदि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो उससे जो है सीवियर डिसफिगरमेंट होते हैं, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलने लगता है उसमें, यानी फेस में दाढ़ी, चिन का साइज बढ़ जाता है, चेहरा फूल जाता है यहाँ पे, और हाथों की उंगलियां बढ़ने लगती हैं। तो अचानक से जो है व्यक्ति को लगता है कि वो अचानक से उसकी लंबाई या कुछ उसमें परिवर्तन आने, हालांकि लंबा नहीं होता, वो उसकी बॉडी में डिफॉर्मिटीज आने लगती हैं। तो इस बीमारी को बोलते हैं हम एक्रोमेगेली कहते हैं इसे हम। ठीक है, फिर the disease is hard to diagnose in the early stage and often goes undetected for many years until changes the external feature become noticeable। के जो एक्रोमेगेली होता है शुरुआती अवस्थाओं में इसको हम आसानी से पहचान नहीं पाते हैं जब तक कि कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे अच्छे से ध्यान है, मेरे को एक पेशेंट बॉम्बे हॉस्पिटल में, मैं किसी काम से गया था, मेरे एक पेशेंट एडमिट थी वहाँ पे, उन्हें देखने गया था, तो वहाँ पे उनके ब्रदर ने बताया कि उनको जो है वो एक ऑपरेशन हुआ है, उसमें उनको जो है वो एक जो है वो न्यूरो सर्जरी हुई उनकी, केवल इसलिए क्योंकि उनको जो है वो एक्रोमेगेली हो गया था। तो बताया उन्होंने कि वो जिम जाया करते थे, सब कुछ बढ़िया था, 25-26 साल के रहे होंगे, अचानक से उनको ऐसा लगा कि उनके हाथों की उंगलियां बढ़ने लगी हैं। ठीक है, उनको लगा कि उनकी ये वाली बोन बढ़ने लगी है, ये वाली बोन बढ़ने लगी है। ठीक है, उनको लगा कि शायद मैं जिम खूब जिम कर रहा हूँ, इसलिए मेरी हड्डियां भी अलग तरीके हो रही है, चौड़ी हो रही है, हाथों की उंगलियां बढ़ रही है। तो उनको थोड़ा वो सोचे कि तो जिम का पॉजिटिव इफेक्ट है। थोड़े समय के बाद उन्हें समझ में आया कि उनको जो है वो डॉक्टर ने जब दिखाया, तकलीफें होना शुरू हुई, और तकलीफें होना शुरू हुई, तो दिखाया उन्होंने, तो मालूम चला कि उनको जो है एक्रोमेगेली है। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो होता है ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मिल्क के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है उसके अंदर के। तो प्रोलैक्टिन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड बेटा के। टीएसएच जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये थायराइड ग्लैंड को ऊपर असर डालता है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, किसी का पता लगाना होता है हमें कि किसी व्यक्ति को थायराइड की बीमारी है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर्स, हम टीएसएच को चेक कराते हैं। यदि टीएसएच का लेवल कई गुना बड़ा आता है, टीएसएच का लेवल नॉर्मल से बड़ा आता है, यदि ध्यान से समझना, यदि टीएसएच का लेवल, यदि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल नॉर्मल से लेवल जो है वो नॉर्मल से अधिक आता है, अधिक लेवल आता है, इसका लेवल नॉर्मल से अधिक आता है, तो इसका मतलब व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म है,
हाइपोथायरॉइडिज्म है। क्या अब आप लोग सर हाइपो कैसे हो गया तो बड़ा आ रहा है? अरे भाई चूंकि उसकी थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही है, थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को अधिक हार्मोन निकालना पड़ता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को अधिक टीएसएच निकालना पड़ता है कि भाई काम करो काम करो काम करो। तो बार बार बोलती है, खूब केमिकल निकालती है, तो टीएसएच का बढ़ा हुआ लेवल ये बतलाता है कि थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है, हाइपोथायरॉइडिज्म के। यदि टीएसएच का लेवल काफी कम हो गया है, एकदम ड्रॉप कर गया है, नॉर्मल से काफी कम हो गया है, इसका मतलब थायराइड ग्लैंड बगैर सूचना के भी खूब काम कर रही है, मतलब हाइपर थायरॉइडिज्म हो गया है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, तो हाइपर थायरॉइडिज्म में टीएसएच का लेवल कई गुना नीचे गिर जाता है। ठीक है, फिर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एसीटीएच की बात करें, हम एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की बात करें तो ये क्या करता है, ये ग्लूकेकॉर्टिकॉइड एड्रेनल ग्लैंड पर असर डालता है बेटा के, और ग्लूकेकॉर्टिकॉइड को एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज करने में ये हेल्प करता है। तो ये सब याद रखना है, ये भूलना नहीं है, मैच दी कॉलम में आएगा, मैं आपको डीपीएस में क्वेश्चन दूंगा, मैच करने को बोलूंगा बेटा, तो पता आपको ये होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, फिर एलएच और एफएसएच जो होते हैं ये गोनाड की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करते हैं, इन्हें गोनाडोट्रोफिन कहते हैं। एलएच जो होते हैं बेटा मेल के अंदर, एलएच जो होते हैं वे वास्तव में जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ लीडिक सेल्स, जो लीडिक सेल्स होती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल बोलते हैं, उन लीडिक सेल को एलएच जो है वो स्टिमुलेट करता है, और उसके बाद क्या करता है बेटा, ये जो है वो क्या करता है, ये जो है उनसे एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन उसके रिलीज होने को प्रमोट करता है, जबकि एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है और साथ में एंड्रोजन जो कि लीडिक सेल से निकलता है, इंटरस्टिशियल सेल से निकलता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर फीमेल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फीमेल में जो है वो जो ओव्यूलेशन होता है यानी महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ओव्यूलेशन होता है, वो ओव्यूलेशन के लिए, उस ओव्यूलेशन के लिए एक कंडीशन चाहिए होती है, वो होती है एलएच सर्ज। ठीक है, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी के, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे जो है ओव्यूलेशन होता है, उसके ठीक पहले हमको एलएच सर्ज देखने मिलता है। तो एलएच जो होता है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है, ठीक है ना। और एक बार जो है वो हमने कहा आपसे कि एक बार जब ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या करते हैं, वो ओव्यूल को रिलीज करते हैं, मतलब ओवम को रिलीज करते हैं, ओव्यूलेशन हो चुका होता है, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कार्पस लूटियम बन जाते हैं, और कार्पस लूटियम इज द सोर्स ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, एफएसएच जो होता है वो ओवेरियन फॉलिकल के मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये सब पढ़ा हुआ है बेटा हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, एकदम दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, जबकि एमएसएच जो होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो मेलानोसाइट पर एक्ट करता है, जो कि मेलानिन पिगमेंट कंटेनिंग सेल होती है, और हमारी बॉडी के पिगमेंटेशन को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन जो होता है हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स पे काम करता है और उनके कॉन्ट्रैक्शन को ये स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन होता है जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्ट्यूरेशन के समय, बच्चे के जन्म के समय जिस हार्मोन का इंजेक्शन महिला मां को लगाया जाता है ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रांग हो सके, वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो है पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? इट इज ऑल्सो, ये भी ब्रेन में होता है, आपके फोरब्रेन में होता है, ब्रेन के अगले वाले हिस्से में होता है। तो पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। ठीक है, पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है मेलाटोनिन। जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है मेलाटोनिन। के ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है। और ये वो हार्मोन है जो आपके सोने, जगने, उठने, बैठने में जो केमिकल्स हैं, आप जब देखो आपको बता दूं मैं कि व्यक्ति का अपना, हम सबका अपना एक 24 आवर का एक साइकिल होता है। हम सबका एक 24 आवर का एक साइकिल होता है, कब हम सो के उठेंगे, कब भूख लगेगी के। तो ये जो साइकिल होता है यही हमारा 24 आवर का जो पूरा चक्र होता है, इसे हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम। इसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं, इसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। इसी को हम बेटा सर्केडियन रिदम कहते हैं, जो 24 आवर का साइकिल होता है सर्केडियन रिदम कहते हैं, है ना। तो इसीलिए कभी कभी मैंने एक बात की, एक मेरा एक पेशेंट था, मैंने बताया हो शायद कभी आपको रेगुलर क्लास में, मैंने शायद जिक्र किया इसका कि मेरा एक पेशेंट था, मुझे अच्छे ध्यान है कि ये बात है 2011 की, नहीं 2012 की बात है कि मैं जो है वो कहीं पर मेडिकल ऑफिसर था, एक रीजनल मेडिकल ऑफिसर था कहीं पे मैं, तो मेरे पास एक पेशेंट आया। उनके पेरेंट्स ने मुझे आके बताया कि भाई हमारे बेटे की जो है वो एक जगह मल्टीनेशनल कंपनी, जो अमेरिकन कंपनी, उसमें जॉब लगी है और बैंगलोर में हमारा बेटा रहता है। ठीक है, पर कोई मेडिकल इश्यू डॉक्टर साहब, तो कई डॉक्टर को दिखाने पर समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें, आपके पास हम लेके आ जाएं क्या?
मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो दुनिया भर के डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं, उसके बाद मेरे पास आते हैं उठ के। भरोसा है लोगों का, हालांकि मैं कोई बड़ा महान डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक सामान्य सा डॉक्टर हूं जिसको थोड़ा बहुत मेडिकल का नॉलेज है, जो इलाज करने में सिर्फ इतना सा फर्क है कि मैं मरीज को एक जो है वो, मैं मरीज को केवल एक मरीज के तौर पर नहीं देखता हूं, मैं मरीज को एक समग्र इंसान के रूप में देखता हूं। मैं मरीज को देखता हूं कि उसका उसका वर्क प्रोफाइल, उसका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, और मतलब मेरे लिए वो एक पेशेंट जो है वो एक सिर्फ पेशेंट नहीं होता, बल्कि एक पूरा व्यक्ति होता है, उसका पूरा व्यक्तित्व होता है, उसको मैं ट्रीट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसीलिए मैं कम पेशेंट देखता हूं, थोड़े महंगे में पेशेंट देखता हूं। सच है, जो सच है सच बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब आप इसको लेके मुझे जज कर लीजिए, आप बोल लीजिए कि सर आप लालची, ये वो कुछ भी बोल लीजिए आप मेरे को। ठीक है, मुझे अपने एक पेशेंट को सब वक्त देना होता है। ठीक है, समझना होता है उसे, उसकी साइकोलॉजी को समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट मुझे प्लान करना होता है। तो ये सबके अपने 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 काम करने का तरीके हैं बेटा। ठीक है, उसको लेके आप मुझे बोलें कि सर आप डॉक्टर साहब आप जो है 2000 रुपीज़ फीस क्यों लेते हो, 2000 रुपये फीस में तो हम बायोमेंटर्स का हमारा सब्सक्रिप्शन देखो कितना लंबा मिल जाता है हमको, 3 महीने का मिल जाता है हमको। ठीक है, आप तो उससे भी ऊपर है ना, आप 10-15 मिनट बात करते हो, 2000 रुपये फीस लेते हो, आप तो बहुत अमीर हो गए, ये हो गए, 50 चीज़ें आप सोच सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन मुझे इतना पता है बेटा कि मैं 20-25 मिनट जो 15 मिनट 20 मिनट जो देता हूँ, इसमें फीस लेता हूँ ना, तो मेरी ज़िंदगी भर की पढ़ाई का निचोड़ देता हूँ उसके बदले में। ठीक है, एक्सट्रैक्ट देता हूँ मैं। ठीक है, MBBS PG किया, इसके बाद फिर मैंने इस जो है वो और स्पेशलाइजेशन किया मैंने। ठीक है, इतने साल लगा दिए, तो वो जो है ना, जो 20 मिनट में जो मिलता है ना, वो एक्सट्रैक्ट मिलता है आदमी को। एक बार जो है, ऐसा नहीं है हम मरीज फ्री भी देखते हैं भाई, बहुत लोगों को हम फ्री भी देखते हैं, कि जो नीडी उनको फ्री भी देखते हैं हमके। एक बार जो है वो माइकल एंजेलो थे ना, जो बड़े पेंटर थे के, वो कहीं पे उनकी एक एग्जीबिशन लगी होती है। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। उन्हीं की बात करो, माइकल एंजेलो के, उनकी एक बड़े इटली के एक बड़े पेंटर थे के, तो इनका एक एग्जीबिशन लगा होता है, तो वहाँ पे तमाम लोग जाते हैं, देखते हैं उसमें एग्जीबिशन में, भाई ये पेंटिंग कितने की, ये 5 लाख की, ये 25 लाख की, ये 50 लाख की, के ये 1 करोड़ की पेंटिंग है, ये 5 करोड़ की पेंटिंग है। लोग एग्जीबिशन देख रहे होते हैं। एक लेडी आती है उनके पास, कहती है कि एक्सक्यूज मी सर। बोलते हैं यस, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत दूर से मैं आई हूँ, मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए जो है वो कुछ बना दें। तो उन्होंने कहा कि मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बनाता हूँ, आप कुछ ऑर्डर करेंगी तो बनाऊंगा। बोलते हैं कि ठीक है, मेरे पास जो है वो $2000 है सिर्फ। ठीक, $2000 मतलब 2-1.5 लाख रुपए के आसपास, तो आप कुछ बना के देंगे मेरे को? बोलते ठीक है। तो उसने कहा कि मैं कब लेने जाऊँ? उसने कहा रुको 5 मिनट। बैठ गई वो वहाँ पे, उन्होंने उठाया एक कैनवास, उठाया कि उन्होंने कैनवास पर उन्होंने ऐसे 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 लकीरें खींची, कुछ बनाया उन्होंने, ऐसे ऐसे करके उसको उन्होंने ठीक पेंट में लाके 10 मिनट केवल ठक 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 किया उन्होंने, और उसको नीचे नाम लिख के दे दिया उसको। बोली बस? बोले हाँ, 10 मिनट सिर्फ, तो $2000 उसके, तो बोले ये तो गलत है ना। बोले गलत कैसे है? बोले आप, मैं यहीं बैठी हुई हूँ, 10 मिनट में आपने मुझे पेंटिंग बना के पकड़ा दिया और आप बोल रहे हो $2000, ये तो गलत है। बोलते नहीं, तुम्हें पता बेटा 40 वर्ष लग गए थे इस पूरे स्केच को बनाने में, सीखने में। ये 40 साल का एक अनुभव है जो 10 मिनट में सामने उकेर के आया। और नीचे जो मेरा नाम लिखा है ना, इसकी कीमत तुम्हारे $2000 से कहीं ऊपर है। यकीन नहीं आता है? चलो टांग दो उसको वहां पे, अपन देखते हैं क्या होता है। टांग दिया उसको वहां पे, बात आ गई जल्दी कि टांग दिया। एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए अंदर एग्जीबिशन में, देखा उन्होंने, बोले अरे ये तो पेंटिंग देखी नहीं कभी, तो नया पेंटिंग लग रहा है, क्या है ये पेंटिंग?
माइकल एंजेलो ने समझाया उसको कि पेंटिंग में ऐसा ऐसा ये क्या दाम है, मुझे रखना अपने ऑफिस में। उन्होंने कहा दाम जो आपको समझ में आ रहा है, बाकी पेंटिंग्स देख लो। देखे होगा कि ये 50 लाख, ये 1 करोड़, ये 25 लाख। बोले 50 लाख दूं चलेगा? ठीक है, 50 लाख का चेक काटा, दे दिया उनको, पेंटिंग ले गए रखवा के, वो लेडी हक्की बक्की। उसके बाद माइकल एंजेलो ने $2000 अपने लिए, उसमें से जो भी करेंसी था, इंडियन करेंसी में बोले, हम इधर इंडियन करेंसी में 50 लाख बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए 2 लाख रुपए जो थे वो लिए अपने, और 48 लाख उस महिला को दे दिए तुरंत ही। बोले देखा तुमने पिछले आधे घंटे में तुमने 48 लाख रुपए कमा लिया सिर्फ माइकल एंजेलो की कलम चलाने से। ये है माइकल एंजेलो, ये है हुनर। समझ गए बात को? तो चीजें को सीखने में वक्त लगता है बेटे, कि इसलिए डॉक्टर जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। ऐसे मत जज किया करो कि 50 साल का डॉक्टर पेन से पर्चा लिख रहा है, 500 रुपए ले रहा है, 1000 रुपए लेते आओ डॉक्टर साहब, 1000 रुपए। बेचारा जिंदगी दे दिया, सुबह से शाम तक बच्चे का मुंह नहीं देखा, बच्चा कब 1ली से 5वीं तक पहुंच गया, कब 10वीं तक पहुंच गया, बच्चा सड़क पे मिला कभी कि जाना पहचाना लग रहा है, कौन है, और अपनी बेटा है। तो ठीक है, तो भैया ऐसे भी डॉक्टर हैं। नेवर जज ए डॉक्टर, ठीक है, जस्ट बाय हिज और हर फी, उसे जज मत। आप बोलोगे डॉक्टर होके डॉक्टर के पक्ष ले जाओ, तो तुम क्या बनने जा रहे हो? तुम भी डॉक्टर बनने जा रहे हो, है ना? ठीक है, चलो कहां बात पहुंच गई यार। ठीक है, सर्केडियन रिदम पर बात कर रहे थे हम लोग के। तो वो मेरे पास पेशेंट आया, देखा मैंने उसको आके, मैंने देखा अरे कितना वजन है, उसने कहा साहब कि मेरा वजन जो है 80 किलो था पहले, अभी मेरा 120-25 किलो वजन हो गया। मैं बड़ा, तब कुर्सी पे ना बने ऐसा आदमी। हमने पूछा, क्या चेंज हुआ इस दौरान? बोला खाना में वही खाता हूं। बोला सर मेरी ड्यूटी नाइट की हो गई पूरी, मतलब मेरा चूंकि यूएसए के टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता, तो रात भर ड्यूटी होता है, दिन भर सोने को बोलते हैं वो लोग। दैट इज द ओनली रीजन। सर्केडियन रिदम बिगड़ गया पूरा, उसका पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म उल्टा सुल्टा हो गया पूरा। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, तो नौकरी छोड़ दो या तुम अमेरिका जाकर शिफ्ट हो जाओ भाई, ठीक है। देन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट टू द अमेरिका। अमेरिका चला गया। नौकरी बड़ी महंगी नौकरी थी, पैसा खूब मिलता था, इसलिए महंगी मतलब काफी पैसे वाली नौकरी थी। अच्छा, तो वो शायद ऑरेकल में था, गूगल में था, कहां था नहीं मालूम, तो चला गया, ठीक हो गया वो, आई बस। तो ये मेलाटोनिन जो है इसको कंट्रोल करता है, टेस्ट को जो है वो मेलाटोनिन इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप, वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा मेलाटोनिन जो है ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म पर असर डालता है, पिगमेंटेशन पर असर डालता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर असर डालता है, और हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम पर भी ये असर डालता है। लोग कहते हैं कोविड-19 के दौरान जो लोग जो है वो 8-8 घंटे सोते थे, 9-9 घंटे, उनको कोविड होने की संभावनाएं कम थी, जो कम सोया करते थे उनको संभावनाएं अधिक थी। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। मैं 6 घंटे ही सोता हूं, 6 घंटा मुझे सोने में, मतलब मुझे 6 घंटे सोने मिल जाए, मतलब मेरे को खूब सोने टाइम मिल गया है। लग्जरी है मेरी लाइफ में कि मैं 7 घंटा 8 घंटा सो लूं ना, ये लग्जरी मेरे लिए, कि मेरे लिए लग्जरी है कि मैं 8 घंटा सो जाऊंगा भी, मतलब ऐसा कोई दिन ही नहीं आता है। छुट्टी पे कभी जाता हूं ना, 1.5 साल 2 साल से छुट्टी नहीं मिला मेरे को, 2 साल। आपको लग रहा होगा बड़ी आम सी बात है। मैं 2019 से जब से हम पढ़ा रहे ना, 2021 आ गया, एक दिन छुट्टी नहीं मिला हम लोगों को। हर समय काम, क्योंकि कोई ब्रेक ही नहीं हुआ ना। एग्जाम होता नहीं, उसके दूसरा बैच शुरू कर देते हैं, नया शुरू कर, तो अगली बार का दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे ओवरलैपिंग चल रहा है। अदरवाइज हम लोग बायोमेंटस में हम लोग भैया एक सिंगल बैच में, और दूसरा बैच तो सिस्टम में, फोकस बैच तो ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता उसमें, ऑटोमेटिक चलता है, पहले से सेट होता है कुछ उसका। तो भारती, लेकिन मेरी वाइफ जो है 8-8 9-9 घंटे सोती, 10 घंटे भी सोती हो। बढ़िया भैया, कुछ नहीं, सब बढ़िया चंगा, ठीक है। आपने कहा पकड़ लिया कोरोना, भैया आ जा तू पकड़ में, ठीक है ना। तो ये सब तो खैर छोड़ो, अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो है वो आपके डिफेंस सिस्टम पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, मेटाबॉलिज्म पर, पिगमेंटेशन पर असर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड होती है बेटा, ऐसी ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं कि इट इज लाइक गैस बर्नर, कि ये गैस के बर्नर के समान होती है। अब बोलोगे ये क्या मतलब हुआ सर इसका? ये खाना पकाना, तुमको खाना पकाना है, तो आपके गैस के बर्नर में क्या होता है? ऐसे मार्क बने होते हैं, ठीक, ऐसे मार्क, कम, ज्यादा और फुल, ठीक है, सिम,
ठीक है, ऐसा ना लिखा होता है कि गैस का जो बर्नर होता है ना, बर्नर पे लिखा होता है कि भाई गैस का बर्नर जो है वो आप किस उसमें रखोगे आप खाना पकाने के लिए आप, ठीक है ना। ठीक है, आपने घुमा दिया उसको, तेज कर दिया गैस या स्लो कर दिया आपने गैस, ठीक है। आप सोचिए, आपको यदि रोटी पकाना है, रोटी पकाने के लिए आपने गैस के ऊपर तवा रखा और आपने गैस को आपने एकदम स्लो जलाया आपने, तो रोटी पकने में टाइम लगेगा, रोटी कच्ची भी पकेगी। और एकदम तेज कर दिया तो रोटी जल जाएगी, रखते साथ ही तवे पर रखते साथ ही जल जाएगी रोटी। मतलब दैट इज द फंक्शन ऑफ जो गैस बर्नर कर रहा है, वही फंक्शन करती थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड का मेन संबंध होता है मेटाबॉलिज्म से। यदि थायराइड ग्लैंड जो है वो अधिक काम करेगी तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा और व्यक्ति के शरीर में जो है वो मेटाबॉलिक एक्शन इतना फास्ट होगा कि वो एकदम दुबला पतला हो जाएगा, अचानक से वजन कम होने लगेगा, आंखें बाहर निकल आएंगी, ठीक, कुछ भी खाएगा उसको बॉडी में नहीं लगेगा। वो है हाइपरथायराइडिज्म। घबराहट रहेगी, पूरे समय पसीना आता रहेगा, स्वेटिंग होती रहेगी उसको। और यदि थायराइड ग्लैंड काम कम करेगी, गैस का बर्नर स्लो है, तो क्या होगा, व्यक्ति ऐसे ही मोटा हो रहा होगा, पूरे समय लिथर्जिक रहेगा वो, ठीक है, नींद सी आती रहेगी दिन भर उसको, ठीक है, पैरों में स्वेलिंग रहेगी उसको, पेट बढ़ रहा होगा उसके, गला चौड़ा हो रहा होगा। मतलब उसको धीमे धीमे क्या होगा, धीमे धीमे उसको अजीब, मतलब ऐसे बोलते ना। और लड़कियों में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब कर जाएगा थायराइड के कारण, ठीक है। चलिए देखते हैं, थायराइड ग्लैंड जो है उसमें दो लोब होते हैं बेटा, ठीक है। वो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एच के समान इस शेप की दिखाई पड़ती है, ऐसे कुल मिला के हमको जो है वो इस प्रकार के शेप की हमें वो दिखाई पड़ती है, एच शेप जो हमको ये दिखाई पड़ती है। दो लोब होते हैं इसमें, ठीक है ना, क्लियर। और ये आपस में एक जिससे जुड़े होते हैं उसे हम इस्थमस बोलते हैं, कि एक फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं, जिसे हम इस्थमस कहते हैं। तो बेटा इस्थमस जो होता है इट इज ए फ्लैप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ठीक। थायराइड ग्लैंड में कई सारे फॉलिकल्स होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू होता है, ठीक है। फॉलिकल्स जो होते हैं इनमें फॉलिकुलर सेल होती है जिनमें कैविटी होती है, फॉलिकल मतलब थैली के समान के, तो फॉलिकल जो होते हैं उनमें जो है वो फॉलिकुलर सेल होती है जिनमें जो है वो जिनमें कैविटी होती है। ये फॉलिकुलर सेल जो होती है ये दो तरह के हार्मोन को रिलीज करती है, T4 और T3। T4 इज दी टेट्रा आइडोथायरोनिन के, और जो है T3 इज दी ट्राई आइडोथायरोनिन। इसका मतलब यहां पे आइडो वर्ड लगा है, इसका मतलब यहां पे आइडो वर्ड लगा है, मतलब आयोडीन, ठीक है। आयोडो बढ़ा था मतलब आयोडीन, आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर, आयोडीन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए। आयोडीन की रिक्वायरमेंट थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए होती है। T3 और T4 आर दी मेन हार्मोन के जो हमारे फॉलिकुलर सेल से निकलते हैं, ठीक है, क्लियर। T3 एंड T4 देख रहे हैं आप। फिर थायराइड ग्लैंड जो होती है बेटा, आप देख रहे हैं वेंट्रल साइड आगे से देख रहे हैं, आप पीछे से जो डॉर्सल साइड से देख रहे हैं आप इसको, तो वेंट्रल साइड में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है थायराइड ग्लैंड के जो है दोनों लोब दिखाई पड़ रहे हैं और इस्थमस दिखाई पड़ रहा है आपको, और डॉर्सल साइड में आपको जो है वो चार छोटे छोटे डॉट दिखाई पड़ रहे हैं जो कि पैराथायराइड ग्लैंड होती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही सिचुएटेड होती है बेटा, ठीक है, ठीक। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट एंड हार्मोन रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। थायराइड यदि आप आयोडीन नहीं लेंगे डाइट में, मतलब आपको बता दूं मैं, जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों पर होते हैं, जो हिली एरिया में होते हैं, उनकी डाइट में आयोडीन नहीं होता है, क्योंकि आयोडीन का सोर्स होता है समुद्र, ओशनिक वाटर के जो मछलियां होती हैं, सी कैल्प होता है, उसमें आयोडीन होता है। तो आयोडीन जो होता है जो वो उसका एकमात्र सोर्स, जो आयोडीन हमारी डाइट में जो पहुंचता है वो नमक के थ्रू पहुंचता है, किसके, सॉल्ट के। आज हम लोग आयोडाइज सॉल्ट रहते हैं, और आयोडाइज सॉल्ट जो होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना जो नमक में आयोडीन है उतना सफिशिएंट होता है, ठीक है, क्लियर। तो हम कहते हैं कि जो आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन्स के नॉर्मल रेट में बनने के लिए जरूरी होता है, और आयोडीन की यदि कमी होती है, डिफिशियंसी होती है डाइट में, तो उससे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। और चूंकि थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, इसीलिए TSH जो है अधिक रिलीज होता है। अब क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है, अब चूंकि आयोडीन नहीं है, डाइट में आयोडीन नहीं है, तो थायराइड ग्लैंड काम कर भी ले तो भी थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है। पर ब्रेन को मालूम नहीं चल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मालूम नहीं चल रहा कि क्या गड़बड़ हो गया। वो बोलती थायराइड का कम है, ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल कम है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करो। रिलीज किया, उसने थायराइड का टिश्यू बढ़ा दिया, अब फिर से थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा, आयोडीन नहीं है। पर पिट्यूटरी ग्लैंड को मालूम नहीं चला, उसने और TSH रिलीज किया, TSH का लेवल बढ़ रहा है, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ रहा है, लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आयोडीन कम था डाइट में। तो ट्रीटमेंट क्या है, आप आयोडीन देखो, चीजें ठीक हो जाएंगी इसमें, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन
in our diet results in the hypothyroidism and enlargement of the thyroid gland commonly called goiter। तो goiter हमको दिखाई पड़ता है, goiter नाम की बीमारी होती है यहाँ पे, ठीक है, आप इमेज में देख रहे हैं आप, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो ड्यूरिंग यदि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं करती है तो फीटस का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, डिफेक्टिव डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है ग्रोइंग बेबी का, फीटस का, और बच्चा जो है वो छोटा रहता है, ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ आती है, बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता है, बच्चे का आईक्यू लेवल भी कम हो जाता है, उसकी एबनॉर्मल स्किन होती है, बच्चा जन्म से जो है वो गूंगा बहरा हो सकता है। आप सोचिए छोटी सी गलती हुई कि थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मल काम नहीं कर पाता, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर पाई, इसके चलते क्या होता है, इसके चलते जो है वो जो फीटस है, बच्चा है, बच्चे की ग्रोथ पर गहरा असर पड़ता है। इसे क्रिटिनिज्म कहते हैं। इसे क्या होता है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, क्रिटिनिज्म वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक बात बेटा अच्छे से याद रखना है यहां पर कि जो है जब प्रेगनेंसी होती है उस समय जो है वो उस समय प्रेगनेंसी के समय में टीएसएच का जो है वो आपको हायर लेवल देखने मिलता है, और ये हायर लेवल जो है हाइपोथायराइडिज्म को इंडिकेट नहीं करता, बल्कि इस बात को इंडिकेट करता है ये कि थायराइड ग्लैंड जो है वो उसको अधिक थायराइड को रिलीज करना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि जो है मदर और फीटस दोनों की ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, ठीक। इन एडल्ट वुमेन में यदि थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती है, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है, मतलब थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन है, T3 T4 कम रिलीज होते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उससे इरेगुलर आती है। यदि किसी गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो रहा है तो निश्चित तौर पे उनको जो है वो उनको क्या जांच करवाना चाहिए, उनको जांच करवाना चाहिए T3 T4 और TSH का जांच करवा लेना चाहिए, ठीक है। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब रहता है, इरेगुलर होता है, तो आपको T3 T4 और TSH की जांच करवा लेना चाहिए, ठीक है। फिर ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड का में यदि कैंसर होता है या उसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन थायराइड ग्लैंड के अंदर हो चुका होता है, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते थायराइड हार्मोन का लेवल कई गुना बढ़ जाता है, एबनॉर्मल लेवल तक बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को हम जो है हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म जो होती है वो बॉडी की फिजियोलॉजी को गंभीर रूप से असर करती है, वो अफेक्ट करती है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि सडनली जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म कई गुना बढ़ जाता है, और जो है वो व्यक्ति का वेट लॉस होने लगता है, और व्यक्ति जो है वो एकदम उसका शरीर एकदम पतला होने लगता है, और आंखों की जो मसल्स होती हैं वो बल्ज कर जाती हैं वो, और आंखें बाहर निकली दिखाई पड़ती हैं। जैसे हम देखते हैं मुर्दा दिखाते हैं, भूत देखते हैं कि आंखें बाहर निकली उठ के, तो इससे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति, मतलब यदि आप उसको शांति से बैठाकर देखेंगे ना, लगेगा ये व्यक्ति कहीं मर तो नहीं गया है। मरे हुए व्यक्ति की आंखें दिखाई पड़ती है, वैसे आईज दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं इसको, कि एक ये बीमारी जो है यदि इसको जो है वो ऐसा रहे तो व्यक्ति जो है वो डरावना, आईज उसकी बल्ज बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई पड़ती है। इसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, इसे ग्रेव्स डिजीज कहते हैं इसको अब, ठीक है ना। आंखों का देखो क्या लिखा है इसमें उन्होंने, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर मतलब जो है, और याद रखिए नॉर्मल ग्वाइटर हाइपोथायराइडिज्म है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर जो है वो हाइपरथायराइडिज्म है, कि इसमें थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, आई बॉल बाहर की तरफ उभर जाएंगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, और वेट का लॉस होगा, इसे ग्रेव्स डिजीज भी हम कहते हैं, ठीक है। थायराइड हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। मैंने आपको बताया बेटा अभी बीएमआर को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। ये हार्मोन जो है वो रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भूल जाते हैं हम के हमें एरिथ्रोपाइटिन याद आता है के, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, याद रखिएगा ये हार्मोन जो थायराइड की जो हार्मोन है ये रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। थायराइड हार्मोन जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म को जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी जो है वो थायराइड हार्मोन से अफेक्ट होता है। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन और भी निकलता है, T3 T4 के अलावा एक हार्मोन और भी निकलता है, इसका नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन, TCT के। TCT का सोर्स क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होती है। TCT का फुल फॉर्म क्या होता है, थायरोकैल्सिटोनिन होता है। TCT क्या काम करता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड में जो है वो पाई जाती है, दे आर प्रेजेंट
एट द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के बैक साइड डॉर्सल साइड पे हमको ये देखने मिलती है। हर एक थायराइड ग्लैंड के लोब में 2 पैराथायराइड ग्लैंड होती है, मतलब कुल 4 पैराथायराइड ग्लैंड हमको जो है वो देखने मिलती है। पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है बेटा जो है वो पैराथायराइड हार्मोन होता है, पीटीएच बोलते हैं। पैराथायराइड या पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, पीटीएच बोलते हैं इसको। और ये भी कैल्शियम आयन के लेवल, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को ये रेगुलेट करता है। क्लियर, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को ये बढ़ाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये बोन पे काम करता है और स्टिमुलेट करता है कि बोन है ना, ये क्या करता है, ये बोन को धीमे धीमे जो है बोन का डीमिनरलाइजेशन करता है। बोन के अंदर जो कैल्शियम इकट्ठा होता है उसको धीमे धीमे रिलीज करता है ये, और ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, क्या, ठीक। थायराइड हार्मोन जो होता है ये जो है वो रीनल किडनी से भी जो है वो कैल्शियम आयन जो बाहर रिलीज कर रहा होता है, बाहर निकाल रहे होते हैं, उसको रीएब्जॉर्ब करवाता है। और जो है इसके अलावा जो हम फूड खाते हैं उस फूड में जो कैल्शियम है उसको भी एब्जॉर्ब करने में ये रोल प्ले करता है। मतलब कुल मिलाकर पैराथायराइड हार्मोन का काम ये होता है कि ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ सके, ठीक है। और इसके अपोजिट काम करता है कौन, टीसीटी, ठीक है। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, जबकि टीसीटी जो होता है जो है वो आपका थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को जो है वो कम करता है, कि ये जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, कि इसको मैनेज करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम थाइमस ग्लैंड के। देखो बेटा एंडोक्राइन में क्या है, ये ग्लैंड के यानी ग्लैंड का लोकेशन क्या है, ग्लैंड का स्ट्रक्चर का किस तरह का है, कहां पे लोकेटेड है ये, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन का क्या मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है, यही आपको बेटा याद रखना है इस पूरे चैप्टर में। यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। थाइमस कहां होता है, ये एकमात्र ग्लैंड है जो आपके थोरेसिक कैविटी में देखने मिलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। लोबुलर स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये कहां होता है, ये लंग्स के बीच में स्टर्नम के ठीक पीछे होता है, एरोटा के वेंट्रल साइड में, एरोटा से आगे होता है, ठीक है, एरोटा से आगे होता है आपके और स्टर्नम के पीछे होता है, ठीक है। थाइमस जो होता है वो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जो टी सेल होती है वो यहीं पर जाकर मॉडिफाई होती है उनके। थाइमस से जो इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो थाइमोसिन होता है, और ये टी सेल के डिफरेंशिएशन, टी सेल, टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं, सेल इम्यूनिटेड इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं। तो थाइमोसिन जो होता है वो टी सेल के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, साथ साथ में ये जो है वो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी जो बीटा सेल्स बनाती हैं उसमें भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी ये रोल प्ले करता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि थायराइड जो थाइमस है इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड फॉर द इम्यून सिस्टम, ठीक है। देन कम टू द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहां होती है बेटा, ये किडनी के ठीक ऊपर होती है, किडनी के ठीक होती है, टोपी के समान, केप के समान होती है, क्लियर, ठीक। आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल, हमारी बॉडी में चूंकि 2 किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर हमको जो है एपेक्स वाले हिस्से में हमको जो है वो एड्रिनल ग्लैंड देखने मिलती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसमें 2 तरह के टिश्यू होते हैं बेटा, पेरिफेरी वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, बीच वाला क्या होता है वो एड्रिनल मेडुला होता है, ठीक। कोई भी गोला या स्ट्रक्चर जिसमें पेरिफेरी वाला भाग अलग होता है, बीच वाला भाग अलग होता है, उसमें हम पेरिफेरी वाले भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, बीच वाले को मेडुला कहते हैं। यहां पर एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला 2 हिस्से होते हैं, देखिए ध्यान से, आप एड्रिनल ग्लैंड देख रहे हैं, इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला दिखाई पड़ रहा है आपको, के दोनों के काम अलग अलग होते हैं, दोनों के हार्मोन्स भी अलग अलग होते हैं बेटा, याद रखिएगा, दोनों के हार्मोन भी अलग अलग होते हैं। अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन प्रॉपर नहीं बन पाते हैं तो उससे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर गहरा असर पड़ता है, और वे हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर असर डालते हैं वो हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। क्या होते हैं वो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। और इससे क्या होता है, इससे जो है व्यक्ति को खूब वीकनेस रहने लगती है, थकान आने लगती है, तो एक बीमारी होती है इसको बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। तो एडिसन्स डिजीज का मतलब क्या होता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है वो कम मात्रा में बन रहे होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम मात्रा में बन रहे होते हैं, उससे क्या होता है, उससे एडिशन डिजीज होती है। मतलब हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होगा बेटा, एडिसन्स डिजीज नाम की बीमारी होगी यहां पे, ठीक है, क्लियर। एड्रिनल मेडुला जो होता है वो 2 तरह के हार्मोन को बेटा रिलीज करता है, एक होता है आपका एड्रेनलिन,
दूसरा होता है नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉर एड्रेनलिन को हम नॉर इपिनेफ्रिन बोलते हैं, और दोनों हार्मोन को मिलाकर बेटा हम कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। ये बॉडी को जो है वो हर समय बॉडी को फियर के लिए, फियर डर से निपटने के लिए, लड़ने के लिए, भागने के लिए के उसके लिए वो बॉडी को तैयार करती थी। इमरजेंसी हार्मोन में आते हैं। तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो होते हैं वो बेसिकली वो स्ट्रेस में, तनाव की अवस्था में, इमरजेंसी की सिचुएशन में तेजी से रिलीज होते हैं, इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं हम, या इनको फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ये व्यक्ति की अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं, आंख की पुतलियों को डायलेट करते हैं, और ये अब स्किन में हेयर्स जो ना हम कहते हैं ना कि जैसे मैंने भूत को देखा, किसी को देखा मैंने, तो मेरे रोम रोम खड़े होकर के, अरे देख टाइगर सामने दिखा, एकदम शरीर के बाल खड़े, रोम रोम खड़े होकर के। ये जो पाइलो इरेक्शन होता है वो भी एड्रेनल ग्लैंड से होता है। तो इमरजेंसी हार्मोन होते हैं इनके। तो आपको पता है ये लोग जिन लोगों को शौक होता है बड़े राइड में बैठने का, बड़े झूले में बैठने का, वो जो होता है ना अजीबोगरीब टाइप के काम होता है ना, कि जो तार बंधा हुआ है, तार में कमर में तार बांध लटका के ऐसे इधर से उधर चले गटके। मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। यहां पर मुंबई के में जो है वो मुंबई से पुणे वाले रास्ते में जो है वो यहां पर एक बहुत बड़ा सा वो है, बड़ा सा क्या है यार, उसको नाम भूल रहा हूं उसका मैं, जो है अमेजिका करके यहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क है, बहुत फेमस है मुंबई के, बैठ के बाहर से भी लोग आते हैं। अमेजिका, तो अमेजिका समझ लो आपकी इंडिया में डिज्नीलैंड के समान ही मान लीजिए आप उसको। मैं देखा हूँ उसको के, वहां पे ये बड़ी बड़ी राइड की, वो नाइट्रो करके है ना, वो उसमें बैठ जाइए आप तो इतना ऊपर जाता है वो कि वहां जाके आदमी लगे कहाँ फंस गए भाई, कहाँ आ गए के। मैं एक बार एक राइड में बैठा, मैंने आंखें बंद कर ली, मैंने कहा जो होगा बेल्ट वेल्ट लगाए, जो होगा कभी तो रुकेगी ये, 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, 3-4 मिनट बाद वो रुक गए। अपन ने उसका दोबारा नहीं करेंगे, हमको नहीं जमता। लेकिन हमारा जो मेरा बड़ा बेटा है वो, उसको बहुत मजा आता है, कहीं पे जिप राइड करेगा, ये करेगा, वहां पे तो वो मतलब मैं कई बार मना करता हूं बेटा मत करो, अब यहाँ पे सेफ्टी नॉर्म उतने अच्छे नहीं है, पर मजा आता। तो क्या किसी को क्या होता है, वो जो एडवेंचर है ना उसे करने का बहुत मजा आता है। किसी को कुछ नहीं तो एरोप्लेन से कूद गए, ऐसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लोगों को मजा आता है। सांड जो अपना बुल होता है उसके आगे ही दौड़ रहे हैं, आगे पीछे वो सिंग लेके दौड़ रहा है, आगे दौड़ रहा है, क्या मजा आता है। लेकिन आता मजा, लोगों को आता है मजा, सबके अपने। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, पर वो है एड्रेनलिन रश। वो एड्रेनलिन हार्मोन जब निकलता है ना, उसी का मजा है सारा, है ना, उसी का सारा मजा उनको, वही उनको फील का आता है, फील गुड फील होता है, अलर्टनेस का लेवल बढ़ जाता है उनका। ठीक, तो जो इमरजेंसी हार्मोन है, सिचुएशन में हार्मोन निकलते हैं वो क्या है बेटा, वो नॉर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन होते हैं वो। ठीक है, ठीक, दोनों हार्मोन जो है वो हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, उनके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं इनके। और हम कहते हैं कि जो कैटेकोलामाइन होते हैं ये ग्लूकोज जो है क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को भी करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाता है, और ये जो है क्या करते हैं, ये लिपिड और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी जो है वो प्रमोट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो याद रखना बेटा, फंक्शन बिल्कुल एकदम क्लियर रहना चाहिए, इसलिए आपके की नोट्स में जहां जहां दे रखा वहां पर सारे फंक्शंस नोट कर लीजिएगा बेटा, एक डिटेल को आप जो है वहां पर भर लीजिएगा बेटा। ठीक है ना, क्लियर। फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें 3 लेयर, एड्रेनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है बेटा। एक होती है इनर लेयर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं, बीच वाली लेयर को हम जोना फेसिकुलेटा कहते हैं, और सबसे बाहर वाली लेयर को हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी कई हार्मोन रिलीज होते हैं, इनको हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो कि बॉडी के मिनरल कंपोजिशन पर असर डालते हैं, दूसरे होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है ना, कॉर्टिकॉइड्स ऐसे कॉर्टिकॉइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ऐसे उसी में से एक होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। कॉर्टिकॉइड जो होते हैं वो आपके बॉडी में जो है वो ऐसे, देखो मैंने आपसे कहा कि ऐसे कॉर्टिकॉइड जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। ऐसे कॉर्टिकॉइड जो बॉडी में मिनरल्स के लेवल को कंट्रोल करते हैं, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करते हैं, वाटर बैलेंस को मैनेज करते हैं, उनको हम मिनरल कॉर्टिकॉइड कहते हैं। और एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड, और यही एल्डोस्टेरोन कहां काम करता है, कि ये डीसीटी पे काम करता है, यही कलेक्टिंग डक्ट पे जाके काम करता है। कहां पर पड़ा हुआ है हमने, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को है ना, ये अलग अलग सोर्सेस से ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं इनके, लाइपोलाइसिस करते हैं, प्रोटीओलाइसिस करते हैं इनके, और ये जो है वो अमाइनो इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड को सेल के अंदर जाने से ये रोकते हैं, उसको यूज करने से रोकते हैं।
तो बेसिकली कॉर्टिसोल जो है वो, इसके अलावा कॉर्टिसोल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी मेंटेन करते हैं, किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्पेशली कॉर्टिसोल जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को, रिएक्शन को देते हैं बेटा ये, और ये इम्यून सिस्टम को जो है वो सप्रेस करते हैं। यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को देते हैं के, और कॉर्टिसोल जो होते हैं वो आरबीसी का प्रोडक्शन भी जो है वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या है बेटा? एल्डोस्टेरोन बेसिकली क्या था? मिनरल कॉर्टिकॉइड था जो रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है, बेसिकली डीसीटी पे जाके काम करता है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे जाके काम करता है, और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, और सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ये पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट कराता है, फॉस्फेट आयन को बाहर निकालता है। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, यानी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम का जो मेंटेन करना होता है, या ब्लड प्रेशर को और आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने में रोल प्ले करता है एल्डोस्टेरोन, जो कि मिनरल कॉर्टिकॉइड होता है, ठीक है। थोड़ी मात्रा में एड्रिनल ग्लैंड से कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन भी निकलते हैं, और वो भी बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स के हिस्से से निकलते हैं। ये वो हार्मोन होते हैं जो एक्सेल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर को जो बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। मतलब देखो बेटा, मेन तो जो काम है वो गोनाड से निकलने वाले हैं, टेस्टोस्टेरोन मेन काम करेगा, और महिलाओं में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेन काम करेगा। लेकिन तब भी बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं मैं कि मेरे पास, मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूं, मैं आपको इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। एक मिनट पानी पी लेता हूं। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, 2-3 साल पहले की बात है। तो ओल्ड पेशेंट, 85 ईयर के आसपास। उनकी पोती लेके आई उनको, तो उन्होंने कहा कि मेरी नानी है मेरी, इनको जो है वो कुछ एक समस्या हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? इनको अचानक से दाढ़ी मूछें आने लगी, इनको मतलब उनको दाढ़ी आने लगी, मूछें आने लगी, और वो ऐसा हालत हो गया है कि उनको शेव करना पड़ता है। नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल हल्का बहुत तो लड़कियों को होता, तो वो क्या करते हैं, महिलाओं को होता तो वो थ्रेडिंग वगैरह वो सब जो फेस क्लीनिंग वो कर लेते हैं नॉर्मल, लेकिन ज़्यादा आने लगी। तो ये क्या हो गया डॉक्टर साहब? देन आपको पता है उनको एड्रिनल ग्लैंड में कैंसर डेवलप हो रहा था, हाइपर एक्टिविटी हो रही थी, उससे स्टेरॉयडल हार्मोन अधिक बन रहे थे, और सडनली मेल हार्मोन बढ़ने के कारण वो सब चीजें होने लगी के। और तो मतलब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं उससे भी एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड निकलते हैं, और ये प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, इन सब में भी जो है रोल प्ले करते हैं। प्यूबर्टी के दौरान सब में देखने मिलता है ये, पर कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन में ये महिलाओं के अंदर भी दाढ़ी मूंछ के लिए रिस्पॉन्सिबल ये हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर हम इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो हमने जो है आज कौन कौन सी ग्लैंड को देखा हमने बेटा, हमने यहां पे आज बात किया हमने हार्मोन क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस को देखा हमने, पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा हमने पीनियल बॉडी को देखा हमने जो है वो उसके बाद क्या देखा, हमने जो है वो जो है वो थायराइड को देखा, हमने पैराथायराइड को देखा, हमने एड्रेनल कॉर्टेक्स को देखा, एड्रेनल मेडुला को देखा हमने यहाँ पे बेटा, क्लियर, थाइमस को देखा हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। पता ही नहीं चला 1 घंटा हो गया, ऐसे तो पढ़ना है कि पता ना चले, शोर मचे सफलता का, ऐसे पढ़ना है। ऑल द बेस्ट।